क्या आप बीमा लेने से पहले उसकी किस्त नियमित रूप से चुकाने में सक्षम हैं या नहीं? हुँ, आज आपकी आमदनी हो सकती है, अगले अगले महीने नहीं हो, अगले साल नहीं हुँ, हो, तो उसका पर्याप्त इंतज़ाम करने के बाद ही या बीमा लें। हुँ, क्योंकि बीमा में रेगुलेटरी मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर आपने बीमा पॉलिसी लैप्स हो गई, तो हुँ। साफ-साफ सिद्धांत है वहाँ, प्रीमियम नहीं, तो बीमा नहीं। कई बार देखा गया है कि बीमा पॉलिसी मैंने किसी के दबाव में आके ले तो ली, हुँ, लेकिन मैं उसको मालूम है मेंटेन नहीं कर पाऊँगा। हुँ, अल्टीमेटली 4-6 किस्त देने के बाद वो खत्म हो लैप्स हो जाएगा। गया। हुँ। तो आपने अब तक जो पैसा जमा कराया, जो प्रीमियम जमा कराया, वो वापस रिफंडेबल नहीं होगा। आज के समय में जीवन को सुरक्षित करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसी सोच के साथ जीवन बीमा कंज़्यूमर्स लेते हैं। जीवन बीमा लेते समय किस तरह की सावधानियाँ बरतें और अगर किसी तरह की दिक्कत आती है कंज़्यूमर को, तो वो कैसे इसका समाधान पाए? इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ देवेंद्र मोहन माथुर सर जुड़े हैं। सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। सर, मेरा जो पहला सवाल वो यही है कि जीवन बीमा क्या है? सबसे पहले तो हम अपने कंज़्यूमर्स को ये समझाएँ। देखिए, बहुत अच्छा विषय है ये। विषय आग्रह की विषय वस्तु तो है ही, लेकिन अगर आप अपने परिवार से मोहब्बत करते हैं, तो जीवन बीमा तो प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। हुँ, क्योंकि जीवन बीमा का मतलब है कि जब तक आपका जीवन है, हुँ, तब तक ठीक है, वो आपकी बचत है। लेकिन निवेश है, लेकिन आप नहीं रहें, तो सबसे बड़ा आर्थिक योगदान अगर देगा, तो वो आपको जीवन बीमा देगा। हुँ, जीवन बीमा की पॉलिसी अगर ली है आपने, इन केस आप नहीं रहे, तो वो सारे बेनिफिट आपको, आपके परिवार को आपके ना होने पर मिलेंगे। हुँ, और सबसे बड़ी आर्थिक समृद्धि जिसे कहना चाहिए या आर्थिक सहायता जिसे कहना चाहिए, आज व्यक्ति की कमी तो पूरी नहीं कर सकते। जब हम बीमा करते हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारे जाने के बाद मेरे परिवार को आर्थिक युद्ध से जूझना नहीं पड़ेगा। हुँ, क्योंकि आज अर्थ का बड़ा महत्व है। जी, परिवार के सदस्य का जो कमाने वाला है, वो अचानक चला जाए, तो उस परिवार के लिए बहुत बुरी हालत हो जाती है। ये हम रोज़ाना प्रतिदिन लोगों की देख रहे हैं। तो बीमा बड़ी सावधानी से कराइए और अपनी जानकारी भी दीजिए कि कितना लाख रुपए का बीमा आप करा रहे हैं, आपका एजेंट कौन है, पॉलिसी नंबर क्या है, कितनी किस्त कट रही है और कितना आपको इन केस नहीं मिलेगा। आप जीवित हैं, तो आपको पैसा मिल जाएगा, हुँ, लेकिन कल को आप अचानक चले गए, कोई भी इंश्योरेंस आपने लिया, तो कई परिवारों को तो यही पता नहीं होता कि मेरे पापा ने कितनी लाख रुपए की पॉलिसी ली थी, हुँ, अथवा वो पॉलिसी लैप्स कंडीशन में थी हुँ, या क्लेम रेपुटेड हो गया तो क्यों हो गया? हुँ, कई लोग तो क्लेम ही फाइल नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास ना तो नंबर होता है, ना हुँ, पॉलिसी नंबर होती है, ना उनको एजेंट का पता होता है। बहुत सालों बाद कोई अगर भला आदमी हो तो जानकारी दे देता, अन्यथा जानकारी नहीं मिल रही है। तो ये बड़ा दुःख की विषय है कि हम पढ़े-लिखे होने के बावजूद भी ना तो उसका प्रपोज़ल फ़ॉर्म हमारे पास रखते हैं और ना ही हम अपने परिवार को जानकारी देते हैं। जी, जबकि ये मेरा दायित्व है या परिवार का हेड का दायित्व है कि जितने की पॉलिसी ली है, उस सब की जानकारी पूरे परिवारजन को होनी चाहिए और लैप्स कंडीशन में नहीं आनी चाहिए। अगर लैप्स हो भी गई है, हुँ, तो उसे उनको रिन्यूअल भी कराते रहना चाहिए। जी। सर, जीवन बीमा के प्रकार क्या है? टाइप्स पे अगर अपन बात करें देखिए, तो? जीवन बीमा और कई कंपनियाँ मार्केट में उतरी हैं। कुछ लिंक प्लान हैं, कुछ हुँ, शेयर बाज़ार से जुड़ी हुई है, कुछ म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई हैं। तो इन सब का अध्ययन करके कि कौन-सी ज़्यादा आपकी पॉलिसी को मैच्योरिटी तक हुँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे सकें और आपका रिस्क कवर कर सकें, हुँ, वो पॉलिसी लाभदायक होती है। आप हर कंडीशन को, मैं बार-बार कहता हूँ कि हर कंडीशन को माइन्यूटली पढ़ें, उस कंडीशन को अपने पास रखें। हर साल जब भी आपका प्रीमियम ड्यू होता है, रिन्यूअल कराएँ। किसी केस में नहीं हो पाया, तो उसको अगले महीने ज़रूर कराएँ। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आपकी लापरवाही अथवा आपके एजेंट की लापरवाही से आपकी पॉलिसी जो काफ़ी समय तक चल चुकी और वो लैप्स कंडीशन में आ जाए, हुँ। तो फिर इन केस किसी की मृत्यु होने पर बड़ी मुश्किल में आ जाएगा वो परिवार। बीमा भी कराया, लेकिन उसके लाभ से वो वंचित रहे।
जी। सर, जीवन बीमा लेते समय किस तरह की सावधानियां बरतें? देखिए, जीवन बीमा एक परिवार की सेफ्टी है, हम्म। सुरक्षा कवच है। हम्म। एक एक जानकारी सही भरिए। उसमें कॉलम भी होता है कि आपने कितनी जीवन बीमाएं ले रखी हैं, वो कौन कौन सी कंपनी है, उनकी पॉलिसी क्या है। कई बार वो भी नहीं भरा जाता। आप कब तक बीमार रहे, 5 साल पहले आपने कोई मेडिक्लेम लिया या आपने कोई मेडिक्लेम उठाया, कभी हम्म। अस्पताल में भर्ती रहे, बीमारी है, एलर्जी है, सिम्टम्स हैं, ये सब आपको उनकी जानकारी सही में भरनी पड़ेगी। वास्तव में आपको है तो ठीक, नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको छुपाना नहीं है। हम्म। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि आपकी जल्दबाजी में आप लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए अगर कोई बीमा पॉलिसी ले रहे हैं, तो ये कोई बिल्कुल बेकार है। हम्म। क्योंकि आप इनकम टैक्स तो बचा लिया, लेकिन परिवार को सुरक्षित नहीं रख पाए। आपने कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करते हुए मेडिकल के चक्कर 4 बचाने के लिए, मैं कह रहा हूँ प्रपोजल फॉर्म जाने दीजिए एक बार। हम्म। अगर आपको बीमारी के सिम्टम आज नहीं है, सपोज घुटने का दर्द है, सबको है, लेकिन ये लिखने में कोई परेशानी नहीं। अभी ना तो मैं इलाज करा रहा हूँ, ना मुझे कोई ज़रूरत है, लेकिन कुछ सिम्टम ऐसे होते हैं, हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, और बीमारियाँ, छोटी-छोटी बीमारियाँ, जो आगे जाके विकराल रूप लेंगी। और इसी आधार पर कहीं आपका क्लेम कैंसिल ना हो जाए, इसका ध्यान रखने के लिए महती आवश्यकता हो गई है, जिससे कि उपभोक्ता को सुरक्षित महसूस हो कि भाई मैंने पूरी जानकारी दी है, इससे पहले कभी मैं इलाज नहीं करा। अगर मृत्यु के पश्चात या कोई भी बीमा कंपनी अगर जीवन बीमा में जांच कराती है, तो कहीं भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं पाया जाना चाहिए कि आप इसका रेगुलर कहीं पूर्व में इलाज ले रहे थे। अक्सर ये देखा गया है कि खासतौर से जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं, अक्सर मेडिकल की छुट्टियां लेते हैं। और मेडिकल की छुट्टियां लेने पर वो मेडिकल चाहे मकान बनाने के लिए लें कि शादी ब्याह में जाने के लिए लें, वो मेडिकल लीव ले लेते हैं। वो भी एक आधार बन जाता है कि आप वास्तव में बीमार थे, आपने 15 दिन की कारण से छुट्टी ली थी, वो भी रिकॉर्ड आपके लिए घातक हो सकता है। इसलिए मेहरबानी करके कोई भी चीज़ ऐसा ना करें जिससे आपके परिवार आपके जाने के बाद असुरक्षित रह सके। जी सर, वांछित अनिवार्य जानकारियाँ क्या होनी चाहिए जीवन बीमा के अंदर? जीवन बीमा में उस स्कीम को पढ़िए। हम्म। क्या आप बीमा लेने से पहले उसकी किस्त नियमित रूप से चुकाने में सक्षम हैं या नहीं? आज आपकी आमदनी हो सकती है, अगले महीने नहीं हो, अगले साल नहीं हो, तो उसका पर्याप्त इंतजाम करने के बाद ही या बीमा लें। क्योंकि बीमा में रेगुलेटरी मेंटेन करना जरूरी है। अगर आपने बीमा पॉलिसी लैप्स हो गई तो साफ साफ सिद्धांत है वहां, प्रीमियम नहीं तो बीमा नहीं। कई बार देखा गया है कि बीमा पॉलिसी मैंने किसी के दबाव में आके ले तो ली, लेकिन मैं उसको मालूम है मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, अल्टीमेटली 4-6 किस्त देने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो आपने अब तक जो पैसा जमा कराया, जो प्रीमियम जमा कराया, वो वापस रिफंडेबल नहीं होगा। क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट इसीलिए है कि आप 25 साल तक इस पॉलिसी को चलाएंगे और उसका लाभ अर्जित करेंगे। लेकिन आपने 4 किस्त देने के बाद, आपने 5 किस्त देने के बाद अगर बीमा नहीं लिया है, प्रीमियम नहीं चुकाया है, तो आप बीमित नहीं माने जाएंगे। उसके परिलाभ और लाभ आपके परिवार को आपके जाने के बाद नहीं मिलेगा। क्योंकि परिवार से मोहब्बत करना है, करते हैं, अपने दायित्व पूरी करना चाहते हैं, तो बड़ी से बड़ी पॉलिसी लीजिए, लेकिन उस पॉलिसी को कंटिन्यू चलाइए। जी सर, अक्सर क्लेम भी निरस्त हो जाते हैं, क्या कारण से क्लेम निरस्त होते हैं वो? मैंने आपको पहले बताया कि बीमा का क्लेम गुड फेथ पे आधारित है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि अगर कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट पाया जाता है तो बीमा कंपनियां कैंसिल कर सकती है, नहीं देगी। क्योंकि उनका कहना यह है कि आपने किसी जानकारी होते हुए भी आपने झूठ बोलकर बीमा कराया। आपको बीमारी थी, आपने कई जगह इलाज लिया, उस इलाज को आपने छुपा लिया और आपने बताया नहीं, लेकिन वो अल्टीमेटली सामने आ गया, या कोई आपका रिकॉर्ड आ गया, पूर्व में कभी 15 साल पहले का रिकॉर्ड अगर आ गया, वो भी उसी बीमारी से संबंधित था या सिम्टम्स थे, तो वो कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट की श्रेणी में आ जाएगा। इसलिए क्लेम अक्सर ये देखा गया है कि इसी आधार पर। और एक बहुत बड़ी बात बता दूं, अर्ली क्लेम में तो जांच पूरी होती है। अर्ली क्लेम को वो शक के दायरे में देखते हैं कि कोई व्यक्ति
अगर 2 महीने पहले बीमा करा रहा है और 5 महीने बाद मर गया, डेथ हो गई उसकी, तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको पता होता है कि इसने जानबूझकर बीमा कराया था, या इस व्यक्ति ने, कानून भी है कि आत्महत्या अगर 1 साल के अंदर अंदर कर लेगा तो क्लेम नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको ये मालूम होता है कि यह व्यक्ति ने अगर कोई बीमा, बड़ा बीमा लिया है और 1 साल के अंदर अंदर उसने अगर आत्महत्या कर ली है, तो उसका मतलब ये था कि वो अवसाद में था और उसने इसीलिए बीमा करा लिया कि मेरे मरने के बाद मेरे परिवार को 50 लाख रुपए मिल जाएगा। तो अल्टीमेटली वो परिवार को पैसा नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका उद्देश्य बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ बीमा है, बीमारी है मेरे को, तो बीमारी को भी बताने में कोई तकलीफ नहीं है। हो सकता है बीमा कंपनी अपने शक शुबा प्रपोजल से पहले मेडिकल जांच आपकी करा सकती है, वो आराम से कराइए। किसी को ओबेसिटी रोग है, मोटापा है, किसी को बीपी है, किसी को कई बीमारियां हैं, वो चीज़ सामने आ जाएंगी तो लिख दिया जाएगा उसके अंदर कि है इसको। अब बीमा कंपनी की मर्जी है उस प्रपोजल को स्वीकार करे या ना करे। इसलिए वो चाहते हैं कि इस प्रकार के बीमा करते समय आप भी उतने ही सावधान रहें कि जिससे आपको क्लेम प्राप्त हो सके और आपके जाने के बाद भी परिवार आपका सुरक्षित रह सके। जी सर, वेतनभोगी कर्मचारियों के संबंध में उनको मतलब क्या जीवन बीमा लेते समय क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, आपने बहुत बड़ा प्रश्न किया है और बहुत अच्छा प्रश्न किया है कि वेतनभोगी कर्मचारी के साथ में ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होता है जी। और ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में एम्प्लॉयर गारंटी देता है कि मैं इसके वेतन में से काट कर हर महीने बीमा कंपनी में पैसे जमा कराऊंगा और इसी आधार पर वो ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के तहत वो वेतन वाला बीमा चालू हो जाता है। लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जो एम्प्लॉय था, जो कर्मचारी था, अचानक बीमार हो गया, 3 महीने तक वो ऑफिस नहीं आया, उसका वेतन बना नहीं तो उसको क्लेम कैसे मिलेगा? उसकी पॉलिसी लैप्स कंडीशन में आ गई, क्योंकि बीमा कंपनी ने भी उसको सूचित नहीं किया और वो इस स्थिति में नहीं था कि वो प्रीमियम जमा कराता और तत्काल उसकी मृत्यु हो जाती है। तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित कर दिया है कि अगर वेतनभोगी कर्मचारी की, जब एम्प्लॉयर ने, मालिक ने इस बात की जिम्मेदारी ले ली थी, तो भी अपने से जीवन बीमा, अपना बीमा के दायित्व से बच नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ये कहा था कि अगर वेतनभोगी कर्मचारी की सैलरी में से जाएगा तो वो भी एक अपने आप में वो होगा कि उनकी जिम्मेदारी थी कि वो उसको सूचित करते और वो अगर नहीं जमा कराता तो बात होती, लेकिन क्योंकि वेतन बना नहीं तो वेतन में से वो पॉलिसी की राशि कटी नहीं और बीमा में पहुंची नहीं। तो ऐसे बहुत सारे मैटर, इसलिए फिर भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन केस अगर आप बाहर जा रहे हैं अथवा बीमार हो गए हैं तो इंश्योरेंस पॉलिसी को जरूर अपने जमा कराते रहें, जिससे आपकी पॉलिसी कंटिन्यू रहे, क्योंकि बीमा का एक सिद्धांत है, नो प्रीमियम नो इंश्योरेंस। जी, थैंक यू सर, बहुत अच्छी जानकारियाँ दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद।